नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से। और स्पेक्ट्रम में हम पढ़ रहे हैं 39th चैप्टर, इसका अंतिम ये अध्याय है। और लास्ट चैप्टर जो है उसमें अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हैं 2019 से जो मोदी गवर्नमेंट फिर से लौटी है उसको पढ़ रहे हैं। आम चुनाव और एनडीए की वापसी। अप्रैल मई 2019 में भारतीय निर्वाचक गण ने 17वीं लोकसभा के चुनाव हेतु मतदान किया। ठीक, भारतीय निर्वाचक गण ने क्या किया? 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान किया। अप्रैल मई 2019 में ये मतदान हुए। 7 चरणों में आयोजित किए गए और मतगणना 23 मई को हुई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने अकल्पनीय बहुमत हासिल किया और 353 सीटों पर विजय प्राप्त की। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें हासिल की और अकेले ही बहुमत प्राप्त कर लिया। इस चुनाव में एनडीए और बीजेपी दोनों ने 2014 के चुनाव की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। बीजेपी ने पहली बार पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही इसने कांग्रेस के पक्ष वाले राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसने मतदाताओं के स्पष्ट दृष्टिकोण को परिलक्षित किया कि कौन राज्य स्तर पर बेहतर होगा और किसी वे राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। कांग्रेस ने 52 सीटें जीतकर 2014 के चुनाव की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि यूपीए के सहयोगियों ने 33 सीटें जीती। लेकिन तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए केंद्रीय सत्ता में वापस लौट आई है। 2019 के आम चुनाव इस मामले में भी ऐतिहासिक रहे कि न केवल सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, अपितु पहले की अपेक्षा सर्वाधिक संख्या में चुनकर भी आई। यह पहली बार हुआ कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बहुमत के साथ लोकसभा में आई। मोदी पहले बीजेपी नेता थे जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार चुने गए, और ये रिकॉर्ड पूर्व में केवल 2 कांग्रेसी नेताओं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। मनमोहन सिंह भी 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस शपथ कार्यक्रम में बिम्स्टेक, किर्गिस्तान एवं मॉरिशस ने भी शिरकत की। यद्यपि बीजेपी के पास स्वयं सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, तथापि इसने अपने सहयोगियों को मंत्रिपरिषद में स्थान देने का निर्णय किया। इसमें एक आश्चर्यजनक एस जयशंकर, भूतपूर्व विदेश सचिव, को विदेश मंत्री के रूप में शामिल करना था, लेकिन वे अपने सुप्रसिद्ध राजनयिक कौशल के लिए माने जाते हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के अंतर्गत भी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के लिए घनिष्ठ सहयोगी, जिसने चुनाव में बीजेपी को प्रभावशाली बढ़त दिलाने के लिए आवश्यक रूप से श्रेय दिया, को गृह मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नए सांसदों और सरकार के सदस्यों की भी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव के बिना कार्य करने की बात कही और अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने को कहा। उन्होंने कहा कि अन्य दल वर्षों से अल्पसंख्यकों को धोखा दे रहे हैं, इस बात की ओर इशारा करते हुए कि लंबे समय से अल्पसंख्यक कल्पनीय भय में जी रहे हैं और ये स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों का विश्वास जीतते जाने की आवश्यकता की पुष्टि की। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ, सबका विकास के साथ उन्होंने सबका विश्वास शब्द जोड़ा। स्पष्ट रूप से मोदी इस संदर्भ में संघ परिवार की विचारधारात्मक कठोरता के बादों से विचलित हुए बिना अपने अनुसार अपनी सरकार को दिशा देने के में अधिक आत्मविश्वासी सिद्ध हुए। इस संदर्भ में ये स्मरण हो सकता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य में विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों को नियंत्रित किया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमें हर किसी को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे जिसने शासन में सत्तासीन गठबंधन को मत दिया हो या न दिया हो, चाहे एनडीए का जोरदार आलोचक रहा हो।
एनडीए की विजय के कारक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एनडीए की विजय अमित शाह द्वारा तैयार रणनीति से निर्देशित बीजेपी काडर के अथक परिश्रम का परिणाम है। चुनाव से पहले उनके कुछ सहयोगी दलों द्वारा अभिव्यक्त नाराजगी, असहमति के बावजूद बीजेपी अपने सहयोगी दलों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रही। बीजेपी के पास अपने प्रधानमंत्री के रूप में निर्विवाद नरेंद्र मोदी थे, जबकि विरोधी गठबंधन के पास राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिस पर सबकी सहमति नहीं थी। न ही विरोधी दल एक विश्वसनीय विकल्प पर सहमत थे, न ही सभी विरोधी दल एक गठबंधन में शामिल होने को भी राजी थे। लेकिन चुनाव प्रचार न केवल आक्रामक था, अपितु अपशब्दों के अत्यधिक प्रयोग के कारण विकृत हो गया था। लेकिन कांग्रेस के पसंदीदा स्लोगन चौकीदार चोर है ने संकेत किया कि प्रधानमंत्री चोर थे, और लोगों ने इसे सही नहीं माना। लेकिन यह व्यक्ति की बजाय देश के प्रधानमंत्री रूप में खिलाफ अपमान प्रकट करता है। कांग्रेस पर इसका पलटवार हुआ, जैसा कि लोगों के दिलो दिमाग में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की एक छवि मेहनतकश नेता के रूप में थी। राफेल सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के कथित आरोप ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। मोदी ने इसे पैसा बनाया। ठीक है, ये नहीं डाल पाए ये आरोप जो सही नहीं थे। मोदी सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन करने के फलस्वरूप निश्चित रूप से एनडीए को दूसरे कार्यकाल में जीतने में मदद की। सच है कि सभी वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन वे लोग जिन्हें अभी तक गैस कनेक्शन या शौचालय प्राप्त नहीं हुआ था, मैं आशा जगी थी कि कुछ लोगों को इनका लाभ मिला है और कुछ समय पश्चात उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा। एक बड़ी जनसंख्या विश्वस्त थी कि अन्य दलों ने केवल वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया है और इस प्रक्रिया में उनका तुष्टीकरण किया। हिंदुत्व के धरातल ने निश्चित रूप से बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने में सहायता की और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यह भी गौर करने योग्य बात है कि बीजेपी ने जाति पाति से ऊपर उठकर किया और बहुमत प्राप्त किया। सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मुद्दे, सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में फरवरी 2019 में बालाकोट में हवाई हमले को संभाला, उसने एक बड़ी संख्या में लोगों का मत एनडीए के पक्ष में कर दिया। निस्संदेह राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, जिसने धीमी आर्थिक प्रगति, बेरोजगारी एवं किसानों की दयनीय दशा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। इसने विरोधी पक्ष को सरकार की उपलब्धि पर प्रश्न उठाने में मदद नहीं की। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि सेना की सक्षमता एवं योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था। हालांकि एनडीए की बड़ी जीत से हमें इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि संसद में विपक्ष का महत्व आनुपातिक रूप से कम हो रहा है। एक लोकतंत्र केवल तभी स्वस्थ रह सकता है जब वहाँ प्रश्न करने वाले और कार्यपालिका को नियंत्रित करने हेतु एक मजबूत विपक्ष हो। अब हम पढ़ेंगे परिशिष्ट को। सबसे पहले ये समझ लेते हैं परिशिष्ट का पहला बिंदु, विशिष्ट आंदोलनों से संबंधित व्यक्तित्व। तो ध्यान दीजिएगा, आंदोलनों से संबंधित व्यक्तित्वों की बात करें तो उसमें हम स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसमें हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, और लाला लाजपत राय हैं, सैयद हैदर रजा है, चिदम्बरम पिल्लई हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, लियाकत हुसैन हैं। इसके अलावा रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अरविंद घोष हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं। इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे प्रथमनाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल हालिम गजनवी, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा आचार्य पीसी राय। इसके अलावा मुकुंद दास, रजनीकांत सेन। इसके अलावा द्विजेंद्र लाल राय। इसके अलावा गिरिंद्र मोहिनी दोषी। इसके अलावा सैयद अबू मोहम्मद। इसके अलावा अश्विनी कुमार बनर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, मोतीलाल घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, जोगेंद्र चंद्र, मनिंद्र नंदी, काली शंकर शुक्ल, सुंदरलाल, कुंवर जी मेहता एवं कल्याण जी मेहता। इसके अलावा लाला हरिकृष्ण लाल। इसके अलावा मोहम्मद शफी एवं फजल हसन। इसके अलावा बी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा टी प्रकाशम एवं एम कृष्णा राव। इसके अलावा सुब्रमण्यम भारती, प्रभात कुसुम राम चौधरी, अपूर्व कुमार घोष। इसके अलावा प्रीमतोष बोस। इसके अलावा हेमचंद्र कानूनगो। इसके अलावा प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। इसके अलावा पुलेन दास, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सचिंद्रनाथ सान्याल। इसके अलावा सावरकर बंधु। फिर असहयोग आंदोलन में देखें तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी, सी आर दास, नेहरू,
सेन गुप्ता, बसंती देवी, वीरेंद्रनाथ सेमसल, जितेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल तेजावत, अलूरी सीताराम राजू, हसरत मोहानी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इसके अलावा जमुना दास, द्वारका दास। इसके अलावा कोवा सजी, जहांगीर, फरोजे सेठनाथ। इसके अलावा शीतलवाद। इसके अलावा कुन्हमद आजी। इसके अलावा काला थिंगम गल मोहम्मद। इसके अलावा अली मुसलियार। इसके अलावा सीथी कोया थंगल। इसके अलावा एम्बेची कोया थंगल, के माधवन नायर, यू गोपाला मेनन, याकूब हसन, पी मोइनुद्दीन कोया। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान। इसके अलावा स्वामी विश्वानंद। इसके अलावा किशन सिंह और मोटा सिंह। इसके अलावा जय रामदास दौलत स्वामी गोविंदानंद। इसके अलावा ऐसे डांगे, आर.एस. निम्बकर, बी.डी. संथाए, आर.वी. नादकर्णी। इसके अलावा एस.वी. देशपांडे। इसके अलावा के.एन. जोगलेकर। इसके अलावा देखें तो थिरुविका। इसके अलावा सिंगार वेल्लू चेट्टियार। इसके अलावा कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव। इसके अलावा टी प्रकाशम। इसके अलावा पट्टाभी सीतारामैया। इसके अलावा दुग्गी राला गोपाल कृष्णैया। इसके अलावा एन.सी. बारदोलोई। इसके अलावा अंबिका गिरी राय चौधरी। इसके अलावा मुजफ्फर अहमद। इसके अलावा सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत एवं लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, बाबा रामचंद्र। इसके अलावा ए शाह नईम। इसके अलावा एम.एन. राय। इसके अलावा भगवान अहिर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखें तो महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, के केलप्पन, जवाहरलाल नेहरू, पी कृष्णा पिल्लई, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजिनी नायडू, सूर्यसेन, अब्बास तैयबजी। इसके अलावा अम्बालाल साराभाई और कस्तूरभाई लालभाई। इसके अलावा जी.डी. बिड़ला, जमनालाल बजाज, होमी मोदी, बालचंद हीराचंद, लालजी नारंगी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एवं लाला श्रीराम। इसके अलावा चंद्रप्रभा सईकियानी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस एवं जे.एम. सेनगुप्ता। इसके अलावा बोंगा माझी और सोमरा मांझी, कालका प्रसाद, संती और सुनील चौधरी, सेठ अचल सिंह, शेख अब्दुल्ला, पी.एन. बजाज, मोहम्मद यासीन खान, के.एम. अशरफ। इसके अलावा सत्यमूर्ति, मूलाभाई देसाई, एम.ए. अंसारी, बी.सी. राय, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मोरानी, अशोक मेहता, मीनू मसानी, संपूर्णानंद। इसके अलावा के.एफ. नरीमन, यूसुफ मेहर अली, स्वामी गोविंदानंद, एन.वी. गाडगिल। इसके अलावा बी.आर. अम्बेडकर, गोपा बंधु चौधरी, तरुणा फुक्कन एवं एन.सी. बारदोलोई। इसके अलावा जदुनंदन शर्मा। इसके अलावा दुग्गी राला बालाराम कृष्णैया। इसके अलावा एन.वी. राम नायडू। इसके अलावा एन.सी. रंगा। इसके अलावा एस.के. गोपालन। इसके अलावा मन्नू गोंड एवं चित्तू कोइक। इसके अलावा मौलाना भसानी। इसके अलावा बी.टी. रणदवे। इसके अलावा एस.वी. देशपांडे, अब्दुल हलीम, सोमनाथ लाहिरी, रानेन सेन, बीबी कार्निक, मणिबेन कारा, रजनी मुखर्जी। इसके अलावा निहेरेंदु दत्त। इसके अलावा एम.एन. राय। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटूभाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका, अच्युत पटवर्धन, चित्तू पांडे, उषा मेहता, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा सुमति मोरारजी, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहम्मद सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, मूलाभाई देसाई, के.जी. मशहूरवाला, के.टी. भाष्यम, सतीश सामंत, मातंगिनी हाजरा। इसके अलावा लक्ष्मण नायक, ये अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने
कोरापुट के जनजातीय तबके के जयपुर जमींदार के विरुद्ध संगठित हुए थे। नाना पाटेल, इसके अलावा ये बहुत सारे परिशिष्ट को जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो विशिष्ट आंदोलनों से संबंध व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, फिर अलग अलग आंदोलनों की बात हम करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मुंबई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार किया और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज्य की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की और स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व किया। तो ये थे तिलक, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा हूँ। स्वदेशी आंदोलन के लिए इन्होंने 2 महोत्सवों की बात की, शिवाजी और गणपति महोत्सव जो है। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्र प्रेम की भावना के निहितार्थ इन्होंने ये मनाने की बात यहाँ रखी। अगले हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रचार किया। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली। कायस्थ समाचार से प्रकाशित कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया। तो ये थे पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रचार इन्होंने किया। अजीत सिंह को उनको सहायता मिली, लाजपत राय को। अगले हैं सैयद हैदर रजा। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। चिदम्बरम पिल्लई अगले, तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया, प्रचार किया तथा तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। तो चिदम्बरम पिल्लई जो हैं मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करते हैं और तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित करते हैं। और मद्रास प्रांत की पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा की गई। सैयद हैदर रजा जो है इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। अगले हैं विपिन चंद्र पाल। ये कांग्रेस के गर्म दल के अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया पत्र। अब बात करते हैं लियाकत हुसैन की। ये पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया और 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन प्रदान किया, जिनमें गजनवी रसूल, इसके अलावा दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, इसके अलावा मोनिरुज्जमान, इसके अलावा इस्माइल हुसैन, इसके अलावा सिराजी, अब्दुल हुसैन, इसके अलावा अब्दुल गफ्फार के नाम प्रसिद्ध हैं। श्याम सुंदर चक्रवर्ती स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध राजनीतिक नेता, जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय को प्रभावी होने वाली तिथि के विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बंगाल विभाजन को रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के नेतृत्व में काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इन्होंने करी। लोगों से अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे नहीं जलाएं। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की और बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की। लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बढ़ाने के लिए वे रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा। अरविंद घोष। इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में प्रारंभ किए जाने की वकालत की। 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया इनको, और उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रोत्साहन और भारत की स्थिति और संस्कृति से संबद्ध शिक्षा व्यवसाय में सुधार।
इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्र शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन एवं समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्हें अपने कार्यों में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष ने महत्वपूर्ण सहायता की। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना बनर्जी और घोष ने की थी। जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंद्र कुमार घोष जो है इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अगले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन इनके प्रमुख सहयोगी थे। अश्विनी कुमार दत्त ये ऐसे स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। इन्होंने बारिशल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का भी नेतृत्व किया। इसके बाद बात करें अगले, तो वह प्रथम नाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना के लिए प्रथम नाथ मित्र, बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इनको जाना जाता है। अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1905 में बनारस में की थी। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। अगले हैं अब्दुल हालिम गजनवी। ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने के लिए या करने में अरविंद घोष ने सहायता की। अब्दुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी थे। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसके बाद दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित 1906 में किया। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय की बातें हैं। आचार्य पीसी राय, इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, इसके अलावा गिरिंद्र मोहनी जोशी, इसके अलावा सैयद अबू मोहम्मद, इन्होंने स्वदेशी की तर्ज पर अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। गिरीश चंद्र घोष, क्षीरोद्र प्रसाद, विद्या विनोद एवं अमृत लाल बोस नाटककार थे, जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया। अश्विनी कुमार बनर्जी एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा अगस्त 1906 में बज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले हैं सतीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने अपने डान सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने, उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मोतीलाल घोष ये अमृत बाजार पत्रिका से संबद्ध थे। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा इन्होंने भारतीयों में अपने उत्तेजक एवं देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इन्होंने अपने संध्या एवं युगांतर नामक पत्रों के माध्यम से स्वराज एवं स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। जोगेंद्र चंद्र, इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना था। मनिंद्र नंदी ये कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के हेतु अनेक उद्योगों की स्थापनाएं की। इसके अलावा काली शंकर शुक्ल, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में अनेक पैम्फलेट प्रकाशित किए और औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। अगले हैं सुंदर लाल, ये उत्तर प्रदेश के छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया। इसके बाद हैं कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता और कुंवर जी मेहता, इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। लाला हरिकिशन लाल, इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी जो है लाला हरकिशन लाल ने की।
मोहम्मद शफी एवं फजले हसन ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। अब हम बात करते हैं बी कृष्णस्वामी अय्यर की। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मायलापोर ग्रुप के प्रमुख नेता थे या प्रमुख थे। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम एवं एम कृष्णा राव ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम, इसके अलावा एम कृष्णा राव। किंतु वी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद थे। टी प्रकाशम एवं कृष्णा राव ने मिलकर 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। सुब्रमण्यम भारतीय प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान एवं प्रचार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। बात करते हैं प्रभात कुसुम राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष ये दोनों पेशे से वकील थे तथा इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रीमतोष बोस ये अन्य प्रमुख मजदूर नेता थे। हेमचंद्र कानून को इनकी गणना देश के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में होती हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए। इन्होंने पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में एक बम कारखाना और एक धार्मिक स्कूल की स्थापना की। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ये दोनों क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बाद हम बात करते हैं पुलिन दास की। इन्होंने दक्कन अनुशीलन की स्थापना की। 12 डकैती कांड से संबद्ध थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ये प्रांतीय स्वायत्तता एवं गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। इसके अलावा हम बात करते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल ये बनारस के क्रांतिकारी थे जिन पर एम समाध्यक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था। एम समाध्यक्ष संध्या के संपादक थे। बात करते हैं सावरकर बंधु। इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों को अत्यंत कम दाम बेचने का आग्रह किया। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन मार्च 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इसमें उन्होंने अहिंसक असहयोग प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी जी असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने लोगों में स्वदेशी सिद्धांत प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत काटना, छुआछूत को दूर करने जैसी बातें सम्मिलित थी। वर्ष 1921 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लाखों लोगों को संबोधित किया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसा की घटनाओं के मद्देनज़र इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो चोरा चोरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग नामक आंदोलन वापस ले लिया। CR दास कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कालांतर में आंदोलन प्रारंभ होने पर अपना सक्रिय योगदान दिया। ये प्रख्यात वकील थे CR दास, किंतु आंदोलन के पक्ष में इन्होंने अपनी वकालत का परित्याग कर दिया। इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे मिदनापुर के वीरेंद्रनाथ सैमसल, चटगांव के JM सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने सहयोगियों के मिलकर CR दास ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसान सभा के गठन एवं क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निर्णय का इन्होंने तीव्र विरोध किया। JM सेनगुप्ता ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने असम के चाय बागानों को मजदूरों की हड़ताल एवं उनकी मांगों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बसंती देवी ये CR दास की पत्नी थीं और 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में पहली महिला स्वयंसेवक थीं। वीरेंद्रनाथ सैमसल इन्होंने मिदनापुर के कोंताई और तामलुक सब डिवीज़नों में यूनियन बोर्ड विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया। नवंबर-दिसंबर 1921 में इन्होंने मिदनापुर में कर न अदायगी अभियान चलाया। वीरेंद्रनाथ सैमसल। इसके बाद हम बात करते हैं जितेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने बोगरा, पाबना, वीरभूमि में 1921 में चलाए गए बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने असहयोग आंदोलन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया और उसके समर्थन में सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। इन्हें कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन के इन दोनों नेताओं ने गांधी जी को उनके भारत भ्रमण में सहयोग पहुंचाया
और आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। आंदोलन के प्रचार में भी इन दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का ब्रिटिश सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। इसके बाद में उन्होंने इन दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। मोतीलाल नेहरू, गांधी जी द्वारा असहयोग के आग्रह के कारण इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध वकील जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में अपनी वकालत छोड़ दी उनमें M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी, T. प्रकाशम एवं आसफ अली अनेक प्रमुख नाम हैं। इन प्रसिद्ध वकीलों ने अपने पेशे से त्याग पत्र देने के कारण तत्कालीन अन्य भारतीय जो सरकारी सेवाओं एवं सरकारी संस्थाओं के संबंध विच्छेद कर आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का अभूतपूर्व इन्होंने संचार किया। लाला लाजपत राय, प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग की नीति से सहमत नहीं थे, तथापि शिक्षण संस्थानों के लगे बहिष्कार की नीति का विरोध कर रहे थे, किंतु बाद में वे आंदोलन का समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने 1922 में आंदोलन वापस लिए जाने के कारण अपना तीव्र विरोध भी किया। राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद बिहार में थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने इनका मत था कि असहयोग की नीति क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा अधिक उपयुक्त नीति है। इसके माध्यम से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त किया जा सकता है। मोतीलाल तेजावत, इन्होंने असहयोग की गतिविधियों को सक्रिय करने हेतु भीलों को संगठित किया और भील आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने आंध्र में जनजातियों को संगठित किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन से जोड़कर जनजातीय क्षेत्रों में असहयोग की भावना के प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया। हसरत मोहानी, यह खिलाफत के नेता थे। इन्होंने अली बंधुओं की गिरफ्तारी की निंदा की और भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग की। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, इसके अलावा कोवा सजी, जहांगीर, फ्रोजे, सेथना और शीतलवाद, ये सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग से संबद्ध थे। 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। कुनहम्मद हाजी और इसके अलावा काला थिंगल मोहम्मद, इसके अलावा अली मुसलियार, इसके अलावा सीथी कोया थंगल, इसके अलावा इम्बेची कोया थंगल, ये इन सभी ने विभिन्न स्थानों में स्थापित खिलाफत गणराज्यों के अध्यक्षों की भूमिका जो है निभाई। इसके अलावा के माधवन नायर, इसके अलावा यू गोपाला मेनन, इसके अलावा याकूब हसन, इसके अलावा पी मोइनुद्दीन कोया, इसके अलावा सभी प्रमुख खिलाफत के नेता थे जिन्हें असहयोग आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुहम्मद उस्मान, ये एक अन्य खिलाफत प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने कलकत्ता में अन्य स्वयंसेवी संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों को संगठित किया। स्वामी विश्वानंद, इन्हें रामजस अग्रवाल नामक मारवाड़ी खदान कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज एवं झरिया के अनेक कोयला एवं खनिजों की खानों में मजदूरों को संगठित किया। किशन सिंह एवं मोटा सिंह, इन्होंने जालंधर एवं होशियारपुर में 1921 में बढ़कर अकाली दल का गठन किया इन्होंने और कर न अदायगी आंदोलन चलाया। किशन सिंह और मोटा सिंह, इसके अलावा असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय रामदास दौलत राम, ये महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हम बात करें स्वामी गोविंदानंद की, तो ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे। राजद्रोह के आरोप में मई 1921 में इन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में ये कांग्रेस के विरोधी हो गए। ऐसे डांगे, R.S. निम्बकर, B.D. सथाए, R.V. नादकर्णी, S.V. देशपांडे, K.M. जोगलेकर, ये सभी सिद्धांतवादी छात्र समूह से संबद्ध थे। आंदोलन को प्रोत्साहित करने में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया, किंतु ये गांधीवादी विचारों की तर्ज पर अपने कार्यक्रमों को चलाने समर्थक नहीं थे।
ये सभी R.B. लोटवाला नामक एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी से अत्यधिक प्रेरित थे। ऐसे डांगे ने 1921 में गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में डांगे ने कारखानों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी भूमि के काश्तकारों के मध्य वितरित की करने और स्वराज्य की स्थापना की वकालत की। थीरू विका इन्होंने मजदूर आंदोलन को प्रोत्साहित किया और बकिंघम एवं कर्नाटक कपड़ा मिलों में जुलाई से अक्टूबर 1921 तक चलने वाली हड़ताल को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सिंगारवेलु चेट्टियार ये मद्रास में एक प्रसिद्ध वकील मजदूर संगठन करता थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजदूरों के उदय में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। ये दक्षिण भारत के प्रथम साम्यवादी थे। ये अहिंसक असहयोग की नीति को पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक थे। इसके अलावा आगे बात करें तो कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम, पट्टाभी सीतारमैया, इन सभी ने आंध्र प्रदेश डेल्टा में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। अब हम बात करते हैं दुग्गी राला गोपाल कृष्ण अय्या। इन्होंने गुंटूर जिले के चिराला पराला नामक छोटे से शहर के निवासियों को सरकार द्वारा छोटे से निवास के शहरियों को जो है सरकार द्वारा शहर में नगर पालिका के निर्माण के प्रस्ताव तथा स्थानीय करों में वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शन हेतु संगठित किया। बात करते हैं NC बारदोलोई। ये असम के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु ये बागानों में हड़ताल किए जाने के विरोधी थे क्योंकि ये स्वयं एक बागान मालिक थे। अंबिका गिरी राय चौधरी, ये असम केसरी नाम से विख्यात थीं। अंबिका गिरी राय चौधरी और असमिया लोगों पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। इन्होंने असम वासियों में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुजफ्फर अहमद, इन्होंने कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना की। एमएन राय एवं नलिनी गुप्ता के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था। इसके अलावा हम बात करते हैं सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। ये कलकत्ता के छात्र नेता थे जिन्होंने राजर्षस की नदादिया और पाबना मुर्शिदाबाद सीमा के क्षेत्र में नील की बलपूर्वक खेती कराए जाने के विरोध कर रहे किसानों को संगठित किया। पुरुषोत्तम दास टंडन और गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत एवं लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी ने अपना राजनीतिक जीवन 1920 से 1921 के समय प्रारंभ किया और वह समय था जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। प्रेमचंद, ये प्रख्यात उपन्यासकार थे। फरवरी 1921 में इन्होंने गोरखपुर सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और आज नामक पत्र के प्रकाशन में जुट गए। आज नामक एक पत्र में इन्होंने उनके उपन्यासों प्रेम आश्रम, रंगभूमि में गांधीवादी सिद्धांतों और मूल्यों की झलक दिखाई देती हैं। प्रेमचंद ने असहयोग को स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। ठीक, स्वतंत्रता हासिल करने का। बाबा रामचंद्र, इन्होंने दक्षिण पूर्वी अवध में विभिन्न विद्रोहों को संगठित किया। इन किसान विद्रोह को असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं ए शाह नईम। इन्होंने स्वयं को सालोन का राजा घोषित किया और कर्ण अदायगी का आंदोलन इन्होंने चलाया। बात करते हैं एमएन राय की। एमएन राय एक साम्यवादी नेता थे। इन्होंने बैगार्ड नामक साम्यवादी पत्र का संपादन भी किया। इन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा चौरी चौरा घटना के संबद्ध 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और इसकी भर्त्सना की। बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदलकर 19 को मृत्यु दंड दिया और जो है शेष को देश से निर्वासित कर दिया। 172 लोगों को फांसी के विरुद्ध 225 लोगों में से 172 को फांसी सुनाए जाने के खिलाफ इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण कहा और इसकी भर्त्सना की। बाद में न्यायालय ने जो है 19 को मृत्यु दंड दिया, बाकी को देश से निर्वासित कर दिया। अगले जो हैं वो हैं भगवान अहिर। ये गोरखपुर के एक सैन्य पेंशनवादी नागरिक थे जिन्हें पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। इस घटना से गोरखपुर में साम्यवादी विरोधी भावनाएं वो भड़क उठी और इसकी परिणति द्वारा किसानों द्वारा चोरी में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के रूप में
जो हैं ये सामने आई। गोरखपुर में एक सैन्य पेंशनवादी नागरिक थे जिन्हें पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, भगवान अहिर को। ठीक, इस घटना से गोरखपुर में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जो हैं भड़क उठी और इसकी परिणति के रूप में चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के रूप में हुआ। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समझेंगे, लेकिन इसको अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।